इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीपीसी के लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 20 के प्रोविजंस, यानी सेक्शन 20 तक के प्रोविजन हमने कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 21 और 21A। ये बात करता है अधिकारिता के बारे में, यानी बात संचित करने के स्थान के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ दो सेक्शन, कौन से 21 और 21A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको कोई डाउट आता है, ठीक है ना, कोई क्वेरी आती है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे मैसेज करिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे उससे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो न्यायालय की अधिकारिता है, ठीक है ना, तो वो तीन चीज़ों के बारे में बताता है। तीन अधिकारिता होती है, कौन कौन सी? पहले स्थानीय सीमा क्षेत्र अधिकारिता होती है, ठीक है ना। तो उसका जो अधिकारिता क्षेत्र है, मान लीजिए ए नाम का जो कोर्ट है, ठीक है ना, तो उसकी अधिकारिता कहाँ तक है, ठीक है ना, तो वो चीज़ बताता है। अब उस दूसरा है धन संबंधी अधिकारिता। अब मान लीजिए जो ए नाम का कोर्ट है, उसको कितनी अधिकारिता है कि 10 लाख तक के मामले सुन सकता है, ठीक है ना, या तो 5 लाख के या 50,000 के मामले सुन सकता है, ठीक है ना। ये कितने धन तक के मामले सुन सकता है, ये चीज़ होती है धन संबंधी अधिकारिता। उसके बाद है विषय वस्तु सीमा अधिकारिता। अब मान लीजिए कोई फैमिली कोर्ट है, ठीक है ना, वो डिवोर्स का मामला सुन सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी मैरिज से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं परिवार से रिलेटेड, तो ये चीज़ क्या कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए ए कोर्ट है जो फैमिली कोर्ट है, वो क्या नहीं सुन सकता है, कोई क्रिमिनल मामला आ गया उसको नहीं सुनता है, नहीं सुन सकता है। और उसके बाद यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस आ गया, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी वाले जो न्यायालय होंगे वो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तीन जो अधिकारिता होती है मेन, कौन कौन सी? स्थानीय सीमा क्षेत्र, धन संबंधी और विषय वस्तु की सीमा अधिकारिता क्षेत्र। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 21 में। यहाँ पे क्या है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप किया जाता है। क्या आक्षेप किया जाता है कि सेक्शन 21 कहता है कि बाद इसमें तीन क्लॉज हैं, कौन सा? सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाद लाने के स्थान, धन संबंधी परिसीमा और निष्पादन न्यायालय। अभी तीनों क्या होते हैं कि बाद लाने के स्थान क्या है कि जहाँ पर न्यायालय स्थित है वो उसकी अधिकारिता में कितना आता है, अभी हमने जो डिस्कस किया। धन संबंधी मतलब कि उसके कहाँ तक के मामले वह सुन सकता है। और उसके बाद निष्पादन न्यायालय। निष्पादन न्यायालय क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जैसे कि मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, उसने कोई डिक्री दी या फिर कोई आदेश दिया और उसने क्या किया, बी नाम के कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो निष्पादन के लिए। तो ये चीज़, ये कौन हो गया? निष्पादन न्यायालय हो गया। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी न्यायालय ने आदेश तो दे दिया, डिक्री तो पारित कर दी, लेकिन जो उसका निष्पादन, जो उसका एग्जीक्यूशन है कोई अन्य कोर्ट करती है, ठीक है ना, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गई निष्पादन न्यायालय। तो यहाँ पर क्या है कि इन्हीं से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए थे, बाद लाने के स्थान, धन संबंधी परिसीमा और निष्पादन न्यायालय संबंधी अधिकारिता के बारे में, ठीक है ना। कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या फिर पुनरीक्षण न्यायालय में, यानी कि इनसे रिलेटेड कोई भी अपील की जाती है, ठीक है ना, या फिर इनके द्वारा कोई मामला सुना गया है निचली कोर्ट के द्वारा, यदि कोई पुनरीक्षण न्यायालय है, ठीक है ना, वह तब तक उनकी अधिकारिता के बारे में अनुज्ञात नहीं करेगा। कौन सी अधिकारिता? ये तीन अधिकारिता जो ऊपर बताए गए हैं, तो उनके बारे में अनुज्ञात नहीं करेगा, अर्थात उसके अधिकारिता के बारे में कोई ऐसी अनुमति नहीं देगा कि उनकी अधिकारिता नहीं थी उस केस को सुनने की। यह कब तक? जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर, ठीक है ना, और उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किया गया हो, अर्थात प्रथम न्यायालय में क्या है, निर्णय के पूर्व और जब तक कि परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता ना हुई हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए नाम का जो कोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे जब केस चल रहा था और तब यहाँ पे क्या हुआ, उसके अधिकारिता वगैरह के बारे में, ठीक है ना, पार्टीज ने क्या नहीं किया, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, अर्थात जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा आक्षेप नहीं किया था, ठीक है ना, ये इमीडिएट अर्थात यथासंभव, ठीक है ना, कि जब वह केस चल रहा था स्टार्टिंग में आया तब वहाँ पे कोई ऐसा आक्षेप नहीं किया गया। लेकिन जब पुनरीक्षण और अपील न्यायालय में गए, ठीक है ना,
तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसके आक्षेप के बारे में इस पे आक्षेप कर रहे हैं उनकी अधिकारिता के बारे में कि नहीं, उनको सुनने का तो अधिकार ही नहीं था। फिर भी उन्होंने क्या किया, डिक्री दे दी, जजमेंट दे दिया। इससे रिलेटेड कोई भी अधिकारिता हो गया, ठीक है ना, कि उसको उनकी अधिकारिता नहीं थी, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, या फिर उनकी धन सीमा संबंधी परिसीमा नहीं है। अभी धन संबंधी परिसीमा कब हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई केस आया 2012 में। कब आया? 2012 में एक केस आया था ए नाम के कोर्ट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उस टाइम पे प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी, मान लीजिए 5 लाख रुपए थी, ठीक है ना, 5 लाख। अब मान लीजिए जो बी नाम का कोर्ट है वहाँ पे अपील की गई, और यहाँ पे उसकी कीमत कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गई। अब यहाँ पे इस बात पे आक्षेप नहीं कर सकते हैं पार्टीज कि नहीं, अब ये इसकी कीमत 10 लाख थी, ठीक है ना, और जो ए नाम का कोर्ट है उसको 5 लाख रुपए तक के मामले सुनने का अधिकार था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह सक्षम नहीं था, ऐसी जो आक्षेप नहीं किया जा सकता पार्टीज के द्वारा, ठीक है ना। यदि पार्टीज के द्वारा आक्षेप करना ही था तो पहले करते, ठीक है ना। उस टाइम जब क्या हुआ, प्रथम न्यायालय में क्या हुआ था, केस दायर किया गया था, केस संसित किया गया था, तो वहाँ पर आक्षेप नहीं किया गया। तो इसलिए कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उसका अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसके द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि उसके पिछले जो कोर्ट थी, ठीक है ना, जहाँ पे केस संस्थित हुआ था पहली बार, वहाँ उसकी अधिकारिता नहीं थी, इसके बारे में अनुमति नहीं देगा, ठीक है ना। यदि उनको आक्षेप करना था तो सर्वप्रथम अवसर पर करना चाहिए था जब केस संस्थित हुआ था, ठीक है ना, जहाँ से डिक्री पारित हुई या निर्णय दिया गया है वहाँ पर, या फिर जब विवादक स्थिर किए जाते थे, सेटलमेंट ऑफ इश्यू किया जाता था, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उनको करना चाहिए था आक्षेप, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और लेकिन यहाँ पे अनुज्ञात तब करेगा जब परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई हो, ठीक है ना। यदि न्याय की निष्फलता हुई तब वहाँ पे ऐसा अधिकारिता के बारे में आक्षेप अनुज्ञात कर दिया जाएगा अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा। लेकिन इसके अदरवाइज यहाँ पर उसकी जो अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय है वहाँ पर अधिकारिता संबंधी कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी उसका आक्षेप करने की। ये चीज़ बात करता है आपकी सेक्शन 21। अब मैं बात करें सेक्शन 21A की, तो सेक्शन 21A क्या बात करता है कि बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास करने के लिए बात का वर्जन। अब मान लीजिए कोई पिछली कोर्ट थी, ठीक है ना, वहाँ पर क्या किया गया, आक्षेप तो नहीं किया गया था उस टाइम पे, लेकिन जब डिक्री पारित कर दी गई, ठीक है ना, और इस डिक्री का यूज कहाँ हुआ, किसी अन्य कोर्ट में हो रहा है अपील पुनरीक्षण न्यायालय में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस डिक्री को अपास्त करने के बारे में क्या बोल रहे हैं पार्टीज कि नहीं, जो पिछली कोर्ट थे उनको बाद को सुनने का अधिकार नहीं था, उनको राइट नहीं था, ठीक है ना, सक्षम ही कोर्ट नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं सेक्शन 21A। तो यहाँ पे बात करें उसी हक के अधीन, अर्थात जो पहले था, ठीक है ना, करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, अर्थात कोई उन्हीं जो हक थे, ठीक है ना, किसके है, जो पक्षकार थे, जो पहले पक्षकार थे उन्हीं के द्वारा फिर उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे अर्थात पक्षकार या उनमें से कोई भी दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती बाद में पारित डिक्री की विधि मान्यता को बाद लाने के स्थान के बारे में किसी भी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा। अर्थात पूर्ववर्ती बाद में जब कार्रवाई चल रही थी, अर्थात जो पहले कोर्ट थी, ठीक, यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, तो वहाँ पर तो ऐसा आक्षेप नहीं किया गया था कि हाँ इसके बाद को सुनने का अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं बोला गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने क्या किया कि डिक्री पारित कर दी, किसने, जो मूलतः जो जहाँ पे संस्थित किया गया था मामला पहले, तो वहाँ पर क्या हुआ कि डिक्री पारित कर दिया गया, और उस डिक्री का उपयोग कहाँ हुआ, बाद वाले न्यायालय में, जब जैसे कि अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में हुआ, तो वहाँ पर जो आक्षेप था पार्टीज थी वहाँ पे आक्षेप लगाया गया कि जो डिक्री पारित की गई वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इसका क्या है, अलग केस इसका नहीं किया जाएगा, इसको नहीं सुना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि कोई बात अलग से उसके लिए नहीं लाया जाएगा जो प्रश्नगत है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझे, तो यहाँ पे बात करें जैसे कि एक्स वाई जेड ये चारों क्या है, पार्टीज है, ठीक है ना, कहाँ पे, पी नाम के कोर्ट में। अब यहाँ पे जब कोई आक्षेप नहीं किया गया था, जब कार्रवाई चल रही थी, ठीक है ना, पूरा इस विवादक स्थिर हुआ, ठीक है, और पूरा निर्णय आया, जजमेंट आया, पूरा डिक्री आई, ठीक है, डिक्री भी पारित हो गई पी नाम के कोर्ट से। उसके बाद जब यहाँ पे अपील किया गया, कहाँ पे, दूसरे कोर्ट में, डी नाम के कोर्ट पे अपील किया गया, तब यहाँ पे चाहे डब्ल्यू या एक्स हो, ठीक है ना, या फिर पूरे पक्षकार हों, किसी भी पक्षकार, जो जहाँ पे चारों थे पक्षकार, इनमें से कोई भी यदि यहाँ पे ऐसा आक्षेप करता है
कि जो पिछली कोर्ट थी उसको बात को सुनने का अधिकार नहीं था, उसको राइट नहीं था, वो सक्षम नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो आक्षेप है वो मान्य नहीं होगा दूसरे कोर्ट में। अर्थात यहाँ पे जैसे डी नाम का कोर्ट है उस पर यह आक्षेप जो है वो मान्य नहीं करेगा, अनुज्ञात नहीं करेगा। तो ये कहता है आपका सेक्शन 21A। उसके बाद है इसमें बताया गया है जो पूर्ववर्ती वाद के बारे में, कि पूर्ववर्ती वाद जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पे पहले बात करें जो उस वाद का, ठीक है ना, जो उस वाद के विनिश्चय के पहले विनिश्चित हो चुका है, जिसमें डिक्री की वैध मान्यता का प्रश्न उठाया गया है, चाहे पूर्वतन विनिश्चित वाद उस वाद से पहले संस्थित किया गया हो या बाद में जिसमें डिक्री की वैध मान्यता का प्रश्न उठाया गया हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो पी नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी दोनों प्रतिवादी हैं और सेम पार्टी यहाँ पे डी नाम के कोर्ट पे आते हैं। अर्थात यहाँ पे केस चल रहा है, पेंडिंग पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि जो डी नाम का कोर्ट है कि यहाँ पे भी क्या कर दिया, केस संचित कर दिया। अब मान लीजिए चाहे यहाँ पे ए नाम का कोर्ट है चाहे बी नाम का कोर्ट, डी नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, इन दोनों में अगर सबसे पहले जिसमें भी एक निर्णय आता है, जजमेंट डिक्री आती है, वो क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती वाद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2012 में यहाँ पे केस संचित किया गया और यहाँ पे 2013 में संचित किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो निर्णय आया सबसे पहले वो डी नाम के कोर्ट से आ गया। तो डी नाम का जो कोर्ट है वो पूर्ववर्ती वाद कहलाएगा, लेकिन जो यहाँ पे पी नाम का कोर्ट है वो बाद वाला कोर्ट कहलाएगा, ठीक है ना। बाद वाला जो यहाँ पे वाद संचित कर दिया गया, मान लीजिए अब यहाँ पे दोनों में चाहे जहाँ भी पहले मामला संचित हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन मामला जहाँ पहले विनिश्चित हुआ है वो पूर्ववर्ती वाद होगा। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मामला चाहे कहीं भी संस्थित हो, ठीक है ना, किसी भी डेट में संस्थित हुआ हो, लेकिन जहाँ पे विनिश्चय पहले हुआ होगा, जहाँ पे जजमेंट आया होगा सबसे पहले, वो क्या कहलाएगा, पूर्ववर्ती वाद कहलाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों जगह पे, तो ये तभी ये पूर्ववर्ती वाद कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 29 और सेक्शन 21A। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मैसेज करिए, जो भी आपका डाउट हो, पूरा डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।